अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑल 14 कैटेगरीज जो कि शॉर्ट टर्म रेजिडेंस परमिट की हैं उनको इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। ये क्वेश्चन मुझसे कॉन्स्टेंटली बहुत सारे लोग पूछा करते थे कि आप 14 कैटेगरीज का नाम तो लेते हैं लेकिन ये 14 कैटेगरीज हैं कौन कौन सी और इन 14 कैटेगरीज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं इन डिटेल आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये 14 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, इन 14 कैटेगरीज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। इन 14 कैटेगरीज में से कोई भी कैटेगरी हो, कॉमन डॉक्यूमेंट हर एक कैटेगरी के साथ लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस हो गया, गवर्नमेंट की फीस हो गई, अकोमोडेशन का अप्रूव हो गया। बाकी इसके अलावा इन 14 कैटेगरीज में आप जिस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं अकॉर्डिंगली आपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। तो मैं आपको इन डिटेल एक्सप्लेन कर देता हूँ इन 14 कैटेगरीज में वन बाय वन इन डिटेल एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर 1, foreigners who will arrive to conduct scientific research. Foreigners applying for a residence permit for this purpose are required to obtain a license from relevant institution and organization. If the scientific research is subject to permission, the Ministry of Culture and Tourism, Ministry of Energy, University, etc., etc. If it is not subject to a permission, it is required to present a statement concerning to the research subject. इस फर्स्ट कैटेगरी के अंदर वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो किसी भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए टर्की के अंदर आते हैं। अगर उनकी साइंटिफिक रिसर्च किसी इंस्टीट्यूशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो है और उस रिसर्च के लिए, उस साइंटिफिक रिसर्च के लिए लाइसेंस लेना रिक्वायर्ड है, तो उनको अपने इस टीआरसी कार्ड के लिए, अपनी शॉर्ट टर्म रेजिडेंस कार्ड के लिए अपना लाइसेंस उसके साथ अटैच करना होगा। अदरवाइज अगर वो लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं है तो आपको जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर आप ये रिसर्च कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का एक लेटर आपको सबमिट करना होगा जिसमें इन डिटेल ये एक्सप्लेन होगा कि आप कौन सी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं और बाकी वही तमाम तर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो कि रिक्वायर्ड होते हैं हर एक टीआरसी के लिए वो आपने सबमिट करने होंगे। नंबर 2, foreigners who own immovable property in Turkey. If foreigners who own immovable property demand residence permit, the immovable property must be housed and used for this purpose. Moreover, immovable property used as house in shared or cooperated property covering family member residence permit application right also to the family members. इस कैटेगरी में अगर आप अपना शॉर्ट टर्म रेजिडेंस परमिट अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी रेजिडेंस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर रेजिडेंस परमिट आप अप्लाई नहीं कर सकते। रेजिडेंस परमिट सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे ही अप्लाई किया जा सकता है। अलॉन्ग विद ऑल द बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके पास टापू होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का। और अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो यू शुड इंक्लूड ऑल ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स इन टापू। अगर आपकी फैमिली तमाम तर फैमिली मेम्बर्स के इस प्रॉपर्टी के अंदर शेयर हैं या फिर उस टापू के ऊपर तमाम तर फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखे हुए हैं तो दे ऑल गोना एलिजिबल फॉर दिस कैटेगरी और आप अपना और अपनी तमाम तर फैमिली का रेजिडेंस परमिट इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3, फॉरेनर्स who will establish business or commercial connections. If the foreigners demand residence permit more than 3 months for this purpose, invitation letter or similar documents will be requested from the persons or the companies to be contacted. इस कैटेगरी के अंदर जो टीआरसी आप अप्लाई करते हैं वो बिजनेस कनेक्शन या बिजनेस की फॉर्मेशन के लिए या बिजनेस टाइज बिल्ड करने के लिए या किसी बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए ये टीआरसी अप्लाई की जाती है। इस टीआरसी को अप्लाई करने के लिए आपके पास या तो इनविटेशन लेटर होना चाहिए अगर किसी कंपनी ने आपको यहाँ इनवाइट किया है अपने बिजनेस कनेक्शन बिल्ड करने के लिए या कोई नया बिजनेस प्लान करने के लिए, डील करने के लिए, और आपको 3 मंथ से ज़्यादा यहाँ स्टे करना है तो आप इस टीआरसी को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये होता है कि हमारे दोस्त अहबाब और कुछ एजेंट साहिबान वो ये कहते हैं कि अगर आपने यहाँ पर रेजिडेंस परमिट लेना है तो आप अपनी कंपनी फर्म कर लें। लेकिन अगर आप अपनी कंपनी फर्म कर लेते हैं और आप बिजनेस टीआरसी के लिए
अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली योर टीआरसी गोना रिजेक्टेड। अगर आपको बिजनेस टीआरसी अप्लाई करनी है तो आपको ये बिजनेस टीआरसी यहाँ बिजनेस को इस्टेब्लिश करने से पहले आपको करनी होती है, और बिजनेस टीआरसी सिर्फ बिजनेस वीज़ा के ऊपर ही अप्लाई की जाती है। अगर आप किसी रेजिडेंस परमिट के ऊपर बिजनेस टीआरसी अप्लाई कर रहे हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अगर आप बिजनेस वीज़ा आप लेते हैं, किसी भी इनविटेशन पे आप आते हैं, जो इनविटेशन आपने बिजनेस की वीज़ा लेने के लिए आपने अटैच किया था, सेम स्पॉन्सर लेटर या सेम लेटर जो भी आपको मिला था फॉर टू अप्लाई बिजनेस वीज़ा, वही आप सेम लेटर अपने इस टीआरसी के साथ अटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई बिजनेस की फॉर्मेशन यहाँ कर ली है, यहाँ पे कोई कंपनी ओपन कर ली है, उस कंपनी को ओपन करने के बाद आप अपनी बिजनेस टीआरसी अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट गोना रिजेक्टेड। आपको बिजनेस टीआरसी अप्लाई करने के लिए कभी भी अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने। अगर आप कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो आपकी टीआरसी रिजेक्ट हो जाएगी। तो इस कैटेगरी के अंदर ये जे कैटेगरी कहलाती है। सी जो टर्किश वर्ड में जे है, ये जे कैटेगरी कहलाती है। इसमें उन तमाम तर लोगों को टीआरसी ईजिली मिल जाती है जिनकी यहाँ कोई बिजनेस टाइज होती हैं, बिजनेस कनेक्शन बिल्ड करने होते हैं, या उन्होंने यहाँ आके बिजनेस इस्टेब्लिश करना होता है अलॉन्ग विद ऑल द बेसिक डॉक्यूमेंट्स। वो यहाँ अपना स्पॉन्सर लेटर या जिस कंपनी के साथ यहाँ बिजनेस करने के लिए वो आ रहे हैं वो लेटर, कंपनी का एक प्रोफाइल, उस कंपनी की कोई डॉक्यूमेंटेशन वो इसके साथ अटैच करेंगे तो आपको आराम से बिजनेस टीआरसी मिल जाएगी। नंबर 4, फॉरेनर्स who will participate in on the job training programs. The residence permit which is granted on this purpose will be issued covering the duration of the training base on the document showing the content, duration and the place of training provided by the state institutions and the organizations. ये जो हमारी 4th कैटेगरी है, इस कैटेगरी के अंदर उन लोगों को शॉर्ट टर्म रेजिडेंस परमिट दिया जाता है जो यहाँ किसी भी किस्म की ट्रेनिंग के लिए आते हैं। लाइक जैसे बहुत सारे लोग दुनिया में मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर जाते हैं अपनी कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए। वो ट्रेनिंग अगर करने के लिए यहाँ आ रहे हैं तो उस ट्रेनिंग का एक लेटर उनको डेफिनेटली मिला होगा कि जी हम इतने दिन इतने ड्यूरेशन के लिए आपको इस जगह इस लोकेशन पे इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए इस ट्रेनिंग के लिए बुला रहे हैं, और उस ट्रेनिंग का ड्यूरेशन 3 मंथ्स है, 6 मंथ्स है या 1 ईयर है। वो ट्रेनिंग करने के लिए आप यहाँ आए हैं तो आप अपनी इस 4th कैटेगरी की टीआरसी को अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म रेजिडेंस परमिट को आप अप्लाई कर सकते हैं और टेम्पररी रेजिडेंस परमिट को आप अप्लाई कर सकते हैं, और तमाम तर बेसिक डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको वो एक डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा जिसमें ये तमाम तर डिटेल आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम की लिखी हुई होंगी कि जी आप ये ट्रेनिंग प्रोग्राम इतने ड्यूरेशन का है, इस जगह पे ये कंडक्ट किया जाएगा और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का स्केड्यूल ये है। तो वो डॉक्यूमेंट आप इसके साथ अटैच करेंगे अलॉन्ग विद ऑल द बेसिक डॉक्यूमेंट, तो आप इस कैटेगरी में ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। और कॉमनली ये बहुत कम होता है कि लोग यहाँ टर्की में किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आ रहे हो। बहुत सारे वैसे मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ एग्जिस्ट करती हैं। अगर आपका उनके साथ किसी भी किस्म का कोई बिजनेस कनेक्शन है या आप उनके साथ किसी भी किस्म की कोई ट्रेनिंग यहाँ लेने आ रहे हैं तो आपके पास आप इस कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई करेंगे। कॉमनली लोगों को कैटेगरीज मालूम नहीं होती जिसकी वजह से वो किसी और कैटेगरी में किसी और डॉक्यूमेंट्स को लगा के अप्लाई करते हैं तो उनकी टीआरसी रिजेक्ट हो जाती है। नंबर 5, foreigners who will arrive to attend educational or similar program as a part of student exchange programs or agreement to which the Republic of Turkey is a party. Foreigners who will request residence permit on this purpose of staying are required to obtain documents from the relevant institution. Residence permit duration cannot be longer than the educational and similar purpose. Students in the scope of exchange program will not be required to submit an additional health insurance as long as they are registered to the Social Security institution. General health insurance within 3 months from the date of enrollment. However, they are required to take out a private health policy unless they are registered to the Social Security institution and fail to take advantage of being covered by the Social Security institution general health insurance.
फिफ्थ कैटेगरी के अंदर ये तमाम तर स्टूडेंट्स की कैटेगरी आ जाती है जो यहाँ ग्रेजुएशन में, बैचलर्स में या स्टूडेंट्स लेवल पे स्कूल्स में, हायर स्कूल में या सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर या यूनिवर्सिटीज़ में, इवन के पीएचडी डिग्रीज़ के लिए भी जो लोग आते हैं, या किसी भी किस्म का ऐसा एक्सचेंज प्रोग्राम है स्टूडेंट्स का जो गवर्नमेंट कंडक्ट करती हैं, गवर्नमेंट ने कोई स्कॉलरशिप दी है, तो वो सारे इसी कैटेगरी में, स्टूडेंट्स कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। ये फिफ्थ कैटेगरी होती है। इस फिफ्थ कैटेगरी के अंदर अलॉन्ग विद ऑल द बेसिक डॉक्यूमेंट्स, लेकिन उन बेसिक डॉक्यूमेंट में इनको इंश्योरेंस पे करने की ज़रूरत नहीं है। इनका इंश्योरेंस कवर्ड होता है गवर्नमेंट के थ्रू, और गवर्नमेंट का जो एक सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट है उसके थ्रू, सेगे के उसके थ्रू इनका इंश्योरेंस कवर होता है। और अगर जब तक इनका कार्ड वगैरह नहीं मिला या इनको रेजिडेंस परमिट नहीं मिला, तो उससे पहले किसी भी किस्म की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से वो हेल्थ कवरेज ले सकते हैं इफ़ दे रिक्वायर्ड। तो उसके अलावा बेसिक आपको तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स के साथ इंश्योरेंस अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। अकोमोडेशन का प्रूफ आपको अटैच करना होगा, प्लस आपको अपने फंड्स दिखाने होंगे। देन दूसरा, उसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स उस इंस्टीट्यूट के अटैच करने होंगे, यूनिवर्सिटी के, जहाँ पे भी आपका जो एजुकेशनल प्रोग्राम है वो कितने साल का है, कितने ड्यूरेशन का है, उसका क्या स्केड्यूल है, वो सारा आपको यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर और उसके फर्दर डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे अटैच आपको करने होंगे इस फिफ्थ कैटेगरी के लिए। और इसमें सारे स्टूडेंट्स की, तमाम तर स्टूडेंट्स की कैटेगरी इसी के अंदर फॉल करती है।